Hello, good morning everyone. Welcome to the daily current affairs video of 27th March 2022. Today is Sunday. तो आज है तारीख 27 मार्च 2022 और देखते हैं हमारे एग्ज़ाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है। उसी के साथ लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और अगर आपको इस लेक्चर का PDF चाहिए तो आपको ज्वाइन करना पड़ेगा टेलीग्राम ग्रुप क्रैक UPSC विद रोहन। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिलेगा। तो लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट करंट अफेयर्स इज लीड पॉइजनिंग। इसको आप GS पेपर 3 उसमें कंजर्वेशन रिलेटेड इश्यूज़ के साथ रिलेट कर सकते हैं। अभी ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि एक जाम्बिया करके जगह है, तो उसमें कावे रीजन है, वहाँ पर बहुत सारी कोल माइंस हैं और वहाँ के आसपास में जो बच्चे काम करते हैं या फिर उनके पेरेंट्स जो कोल माइंस में काम करते हैं, तो उनके जो बच्चों के कुछ ब्लड का सैंपल लिया गया और उस ब्लड में बहुत सारे लीड का कंटेंट पाया गया है। तो ये तो बहुत ही खतरनाक बात है और वो भी हाई लेवल्स पे लीड का उनके ब्लड में कंटेंट पाया गया है। तो ये लीड आखिर में ऐसे बच्चों पर क्या इफेक्ट करता है, इसका क्या इम्पैक्ट है। तो देखते हैं कि लीड का एक बहुत ही एक पोटेंट न्यूरोटॉक्सिन है जो इरेपेरेबल हार्म करता है चिल्ड्रंस के ब्रेन्स के ऊपर, बच्चों के दिमाग पे ऊपर उसका डायरेक्ट असर है। और ये खास करके उन बच्चों पर असर करता है जिनकी एज अंडर 5 है। 5 साल के अंदर के बच्चों के उनकी ग्रोथ के ऊपर पूरे इम्यून सिस्टम को ये इन्फ्लुएंस करता है। और जो खास करके जो ये चाइल्डहुड पे जो लीड का एक्सपोजर होता है, ये डायरेक्ट इसका लिंक है मेंटल हेल्थ एंड बिहेवियरल प्रॉब्लम्स। और ये जो क्राइम वगैरह, ये वायलेंस वगैरह ज़्यादातर जो लोग करते हैं, क्राइम वायलेंस से जो लोग जुड़े होते हैं, तो उन्हीं के ब्लड में भी ये लीड का कंटेंट ज़्यादा होता है। तो ऐसे वो दिमाग के ऊपर असर करता है। और किडनी डैमेज, कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस, ये तो फिर लेटर लाइफ में है ही। साइंस एंड सिम्टम्स क्या होते हैं लीड के पॉइजनिंग के? एक तो हेडेक, देन स्टमक एक्स, एब्डोमिनल पेन, लॉस ऑफ अपेटाइट, वोमिटिंग और नॉसिया, कॉन्स्टिपेशन, सीजर्स एंड वेट लॉस। ये सब जो होते हैं ये साइंस एंड सिम्टम्स है लीड पॉइजनिंग के। सर दर्द मतलब पेट दर्द, देन लॉस ऑफ अपेटाइट, देन वोमिटिंग, कॉन्स्टिपेशन आपको पता ही होगा, देन वेट लॉस। ये सब इसके साइंस एंड सिम्टम्स है लीड पॉइजनिंग के। अगर इसमें से आप देन फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू लीड पॉइजनिंग, कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से लीड पॉइजनिंग होता है? तो ये फैक्टर्स ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। एक तो क्या होता है कि जब हमारी गाड़ियाँ वगैरह ये सब होती है, बहुत सारी इंक्रीज व्हीकल्स का पॉपुलेशन नंबर्स बहुत बढ़ रहा है, तो उनमें जो बैटरी इस्तेमाल की जाती है व्हीकल्स की, इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोवाइड करती है बैटरी, तो वो उसमें ज़्यादा कंटेंट होता है लीड का। और अगर कोई व्हीकल बना तो बहुत सारे हर रोज़ कितने तो व्हीकल स्क्रैप में जा रहे हैं, तो उनका जो लीड होता है बैटरी, तो उसको ऐसे ही रिसाइकल कर दिया जाता है या फिर जला दिया जाता है, या फिर जो उसका भी वेस्ट है वो किसी नदी में या फिर तालाब में उसको फेंक दिया जाता है, क्योंकि डिस्पोज़ कहाँ करेंगे, या फिर सॉइल में डिस्पोज किया जाता है। तो वही लीड सॉइल में जाकर अगर वो ग्राउंड वाटर के साथ जुड़ जाता है और ग्राउंड वाटर फिर बोरवेल या फिर कहीं से हमारे पीने के पानी में आ जाता है, तो उससे लीड का खतरा और बढ़ जाता है। हमारे डायरेक्ट हमें कंज्यूम कर देते हैं उस लीड को। तो ये सब ऐसा लीड पॉइजनिंग को कंट्रीब्यूट करते हैं। स्पिल एसिड एंड लीड डस्ट इन सॉइल, देन रिसाइकल किया जाता है, रिसाइकल ऑपरेशंस होते हैं ओपन में बैटरी के, और इलीगल रिसाइकलिंग जैसे मैंने बताया। और ख़ास करके इंडिया में कुछ ऐसा रिसाइकलिंग का रेगुलेशन नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं व्हीकल बैटरीज के ऊपर, तो इसी वजह से ये सब हो रहा है। देन बहुत सारी बैटरियों को डायरेक्ट जला दिया जाता है। लीड के और भी बहुत सारे सोर्सेस है, जैसे आपको पता होगा कि कुछ 3-4 साल पहले मैगी को बैन किया गया था। मैगी में लीड का कंटेंट पाया गया था। खास के बच्चे ज़्यादा खाते हैं मैगी, हम भी खाते हैं लेकिन बच्चे ज़्यादा खाते हैं, तो उस मैगी में लीड का कंटेंट था, इसी की वजह से उसको बैन किया गया था। अभी लीड के बारे में कुछ आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताता हूँ। लीड इन द बॉडी इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड टू द ब्रेन, लिवर, किडनी एंड बोन्स। मतलब हमारी बॉडी में अगर लीड पाया जाता है तो वहाँ कहाँ पर ज़्यादा पाया जाता है? तो वो पहला है ब्रेन में, देन लिवर, किडनी एंड बोन्स। और ये फिर इसको ये लीड स्टोर होता है हमारे दांत और जो बोन्स होते हैं उसमें, मतलब कैल्शियम के साथ थोड़ा उसका रिलेशन है, और ये ओवर द टाइम एक्यूमुलेट होता रहता है। लीड इन बोन इज रिलीज्ड इनटू ब्लड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। जो वुमेन प्रेग्नेंट होती है तो उनके बोन में लीड का कंटेंट पाया जाता है और उसको रिलीज़ किया जाता है प्रेगनेंसी के दौरान।
और फिर वो जो रिलीज़ हो रहा है वो जो फिटेस्ट डेवलप हो रहा है वुमेन के अंदर, तो उसका एक्सपोजर वहाँ पर ज़्यादा बढ़ जाता है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है कि लीड जो है इसको 10 केमिकल्स जो मेजर पब्लिक हेल्थ कंसर्न्स है उसमें इसको शामिल कर दिया गया। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ज्वाइन भी करा यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम टू फॉर्म द ग्लोबल अलायंस टू एलिमिनेट लीड पेंट। लीड पेंट को भी बैन किया गया था। हम ऐसे फ्रूट्स खाते हैं तो हमें पता नहीं कि वो फ्रूट्स कहाँ से आते हैं, वहाँ पर उसके ऊपर क्या केमिकल प्रोसेसिंग किया गया है। ये ऐसे इंजेक्शंस भी फ्रूट्स को दिए जाते हैं और इंजेक्शंस में थोड़ा लीड का कंटेंट होता है। ये लीड का कंटेंट होने की वजह से क्या होता है कि ये फ्रूट्स पकने में ज़्यादा देर नहीं होती, तो ऐसे करके उसको पकाया जाता है। ये भी बहुत डेंजरस बात है। देन एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स इज़ द सेकेंड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आज कुछ 4 ही है करंट अफेयर्स, ज़्यादा मतलब बाकी की वेबसाइट्स अगर आप देखेंगे तो बहुत सारा 15 से 20 करंट अफेयर्स दिन का दे देते हैं, लेकिन वो एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता, उस पर MCQ नहीं बनते, वो आपका दिमाग ज़्यादा खर्च करा रहे। तो इससे बेहतर है कुछ 4 या 5 ही करो, लेकिन टू द पॉइंट, रेलेवेंट और जिसके ऊपर MCQ बन सकता है वही करो। अभी एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स आपको अगर पूछा तो वो एक तो पूछेंगे कि इसको कौन रिलीज़ करता है, तो उसको रिलीज़ करता है नीति आयोग, और ये एनुअल होता है। इसको फर्स्ट लॉन्च किया गया था 2020 में और अभी इसका ये सेकंड एडिशन पब्लिश हुआ है। तो आप इसे GS पेपर 3 से रिलेट कर सकते हैं। उसमें टॉपिक है इफेक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन ऑन द इकोनॉमी, चेंजेस इन इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड देयर इफेक्ट्स ऑन इंडस्ट्रियल ग्रोथ। अगर आप UPSC का सिलेबस देखेंगे और खास करके उसमें GS पेपर 3 निकालेंगे तो ये जो टॉपिक कवर करके मैंने दिया है ये आपको सिलेबस में लाइन मिलेगी। अब इंडेक्स के बारे में जानते हैं एग्जैक्टली क्या है। तो एक एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स है, मतलब एक कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस करता है जो इंडिया के एक्सपोर्ट्स की जो अचीवमेंट हुई है। अभी 1-2 दिन पहले अगर आपने मेरे वीडियोस देखे तो आपको पता होगा कि इंडिया का एक्सपोर्ट बढ़ रहा है। तो इसी को लेकर एक इंडिया की जो कुछ भी इंडिया की एक्सपोर्ट अचीवमेंट्स होती है तो इसको प्रिपेयर करता है, इसको एनालाइज करता है, इसका कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस होता है। और इसका एम क्या होता है कि टू आइडेंटिफाई द फंडामेंटल एरियाज क्रिटिकल फॉर सब नेशनल एक्सपोर्ट प्रमोशन। जो कुछ भी एक्सपोर्ट प्रमोशन में दिक्कतें आ रही है तो उसको जो फंडामेंटल एरियाज होते हैं उनको क्रिटिकली एनालाइज करता है और उसको प्रॉब्लम्स को ऊपर सोल्यूशन देता है एग्जैक्टली क्या सिचुएशन है। और ये कोस्टल स्टेट्स हैव बीन एडजस्ट एज द बेस्ट परफॉर्मेंस इन द इंडेक्स। और डेफिनेटली कोस्टल स्टेट्स ही ज़्यादा अच्छा बेटर परफॉर्म करेंगे क्योंकि वहाँ पर पोर्ट्स है और पोर्ट्स एक्सपोर्ट के लिए ज़्यादा बेहतर माने जाते हैं। इनलैंड पोर्ट्स इतना इम्पॉर्टेंट नहीं होते क्योंकि इतना पोटेंशियल नहीं होता उनका। अभी स्टेट्स को कैसे रैंक किया गया वो देखते हैं। एक तो 4 पैरामीटर्स हैं, 4 की पैरामीटर्स, तो उनके ऊपर इस इंडेक्स को मतलब स्टेट्स को रैंक किया जाता है। तो फर्स्ट इज़ पॉलिसी, देन बिजनेस इकोसिस्टम, एक्सपोर्ट इकोसिस्टम एंड एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस। ऐसे करके इन स्टेट्स को रैंक किया जाता है। एक तो पॉलिसी मतलब कि एक कोई स्टेट है उसकी एक्सपोर्ट पॉलिसी क्या है, क्या वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स हैं, इसके ऊपर भी बहुत सारा एक्सपोर्ट का डिपेंड रहता है। देन बिजनेस इकोसिस्टम वहाँ पर कैसा है। बिजनेस क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर वहाँ के स्टेट्स के कुछ रूल्स या फिर रेगुलेशंस हैं तो वो इतने ज़्यादा कड़े नहीं होंगे तो वहाँ पर बिज़नेस बहुत अच्छे से डेवलप होगा, उसका इकोसिस्टम ज़्यादा बेहतर होगा। देन एक्सपोर्ट इकोसिस्टम कैसा है, वहाँ पर एक्सपोर्ट का परफॉर्मेंस कैसा है। तो इसी को लेकर ये 4 पैरामीटर्स के ऊपर ये इंडेक्स स्टेट्स को रैंक किया जाता है। और उसके 11 सब पिलर्स पे जैसे आप इसमें देख सकते हैं एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी कैसी है, देन स्टेट का कोई इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क कैसा है, बिजनेस का एनवायरनमेंट कैसा है, वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब रोड या फिर कोई भी ज़्यादा मतलब ट्रांसपोर्ट की कनेक्टिविटी कैसी है, देन एक्सेस टू फाइनेंस कैसे है, क्या वहाँ की बैंक्स लोन प्रोवाइड करती है एक्सपोर्ट के लिए, देन एक्सपोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ कैसा है, मतलब पोर्ट्स है या फिर इनलैंड पोर्ट कौन सा है, देन ट्रेड का सपोर्ट कैसा है, देन रिसर्च एंड डेवलपमेंट उस स्टेट में कैसी है इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, देन एक्सपोर्ट का डाइवर्सिफिकेशन कैसा है, मतलब कितने प्रोडक्ट्स हैं वहाँ पर, प्रोडक्ट्स की कितनी डाइवर्सिटी है, और ग्रोथ का ओरिएंटेशन कैसा है, ग्रोथ मतलब पिछले 10 साल से पिछले 20 साल में उसका ग्रोथ कैसा रहा है, उसका ओरिएंटेशन कैसा रहा है। तो इस 11 सब पिलर्स को भी ये इंडेक्स एनालाइज करता है और स्टेट्स को रैंकिंग किया जाता है। तो परफॉर्मेंस देखते हैं। गुजरात ने टॉप किया है फॉर द सेकंड कंसेक्यूटिव टाइम। पहली बार भी गुजरात ने ही टॉप किया था क्योंकि आपको पता होगा गुजरात में जो कांडला पोर्ट है वो सबसे बड़ा पोर्ट है, उसका पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। मुंबई के JNPT पोर्ट से भी उसका ज़्यादा पोटेंशियल है। और महाराष्ट्र को रैंक किया है सेकंड, देन कर्नाटका थर्ड नंबर पे, गुजरात नंबर 1। एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2020 रिलीज्ड बाय नीति आयोग। तो आपको अभी कमेंट करना है कि जो इंडिया के वेस्टर्न साइड्स पे जो वेस्टर्न कोस्ट लाइन है तो हर स्टेट में कौन सा पोर्ट है, मेजर पोर्ट, और ईस्टर्न साइड में भी जो बे ऑफ बंगाल की साइड पर है
वहाँ पर कौन सी इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं स्टेट वाइज, ये आपको कमेंट करना है, क्योंकि अगर जब आप इसको खुद से जब देखते हैं, सर्च करते हैं, तो वो आपको 10,000 टाइम्स ज़्यादा अच्छे से याद रखता है। और ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि पोर्ट्स के ऊपर यूपीएससी ने पहले भी बहुत सारे सवाल पूछे हैं। डायरेक्ट पूछते हैं ये पोर्ट कौन से यहाँ पर है, या फिर पोर्ट्स का ईस्ट टू वेस्ट लेके ऑर्डर लगाने को बोलते हैं। तो ऐसे आपको वो सर्च करना है और आपको कमेंट करना है, इसलिए आप अच्छे से लंबे समय तक उसको याद कर पाएंगे। देन मेकेदातु प्रोजेक्ट, ये वाटर प्रोजेक्ट है। इसको आप जीएस पेपर 2 से रिलेट कर सकते हैं, जीएस पेपर 3 से भी रिलेट कर सकते हैं कंजर्वेशन रिलेटेड इश्यूज़ के, लेकिन ये अभी इसका जो कॉन्टेक्स्ट है तो जीएस पेपर 2 से रिलेटेड है। और इसको टॉपिक कौन सा कवर किया है, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस फॉर डेवलपमेंट इन वेरियस सेक्टर्स एंड इशूज़ अराइजिंग आउट ऑफ देयर डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन। तब इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, तो इसके बारे में अभी मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताता हूँ। तो पहले क्या था, जो ये कर्नाटका थोड़ा ऊपर की साइड आता है, इस इमेज में देख सकते हैं, और उसके नीचे तमिलनाडु आता है। इस दोनों स्टेट से कावेरी रिवर फ्लो करती है, और इस कावेरी रिवर पे ही कर्नाटक वो डैम बना रहे मेकेदातु करके। तो तमिलनाडु का कहना यह है कि अगर ये डैम बनाया तो जो कावेरी रिवर का फ्लो है वाटर का, तो हमारे यहाँ पर कम पड़ जाएगा, हमारे यहाँ की जनता भूखी मर जाएगी, हमें बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। तो तमिलनाडु ने अपोज़ किया है, ये नहीं बनाना चाहिए, जैसा नेचुरल फ्लो है वैसे ही आप बना रखिए। लेकिन कर्नाटक बोला है कि अभी बेंगलुरु में बहुत सारा वाटर का क्राइसिस चल रहा है, पीने को पानी नहीं है वहाँ पर, तो हमें ये प्रोजेक्ट बनाना बहुत ज़रूरी है। कुछ 9,000 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है कावेरी रिवर पे। तो कर्नाटक असेंबली ने यही एक अनोनिमस रेजोल्यूशन पास किया है मेकेदातु प्रोजेक्ट का क्लियरेंस के लिए। अभी मैं आपको न्यूज़ में थोड़ा गूगल के मैप्स के ऊपर जाके आपको थोड़ा डिस्कस कराऊंगा। ये कावेरी रिवर डायरेक्ट बे ऑफ बंगाल में फिर फ्लो करती है। इस प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा बताता हूँ। मेकेदातु इज़ अ मल्टीपर्पज़ ड्रिंकिंग एंड पावर प्रोजेक्ट। इट इन्वॉल्व्स बिल्डिंग अ बैलेंसिंग रिजर्वायर नियर कनकपुरा इन रमनगरा डिस्ट्रिक्ट इन कर्नाटका। इस प्रोजेक्ट को अभी इतना ज़्यादा मतलब ये सब नहीं पढ़ते एग्जैक्टली। इसका एक कॉस्ट है इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट की, 9,000 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है, और इसको बेंगलुरु में और उसके बाजू के एरियाज़ में उसको ड्रिंकिंग वाटर के लिए इसको कंप्लीट किया जाने वाला है। और पावर जनरेशन भी होगा, कुछ 400 मेगावाट का पावर जनरेशन होगा। अभी आपको थोड़ा इसके बारे में और बताता हूँ। जैसे मैंने बताया मेकेदातु प्रोजेक्ट कर्नाटका में, तो आप देख सकते हैं ये इंडिया, और उसमें कर्नाटका में यहाँ पर। तो अभी आपको बताता हूँ एग्जैक्टली ये कर्नाटका यहाँ पर बिल्ड तो कर रहा है अपना प्रोजेक्ट, ये सब बिल्ड चल रहा है। तो यहाँ पर एग्जैक्टली ये प्रोजेक्ट बनेगा, डैम बनेगा इस रिवर के ऊपर। ये रिवर कौन सी है, तो वो है कावेरी रिवर। और कर्नाटका बेंगलुरु के लिए ये प्रोजेक्ट बना रहा है, लेकिन तमिलनाडु का जो मानना है कि वहाँ पर पानी की समस्या बन जाएगी अगर यहाँ पर डैम बना तो तमिलनाडु को ये रिवर ऐसे आगे फ्लो करते हुए तमिलनाडु की तरफ पहुँचती है, ये फिर तमिलनाडु के पास जाएगी। तो ऐसा इसका कुछ ओरिएंटेशन है, एग्जैक्टली ये एक्चुअली इशू है। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स इज पीएम केयर्स। आप इसको जीएस पेपर 2 से रिलेट कर सकते हैं। उसमें टॉपिक है सेपरेशन ऑफ पावर्स बिटवीन वेरियस ऑर्गन्स, डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म्स एंड इंस्टीट्यूशंस। अब ये न्यूज़ में क्यों है, एक तो पहले पीएम केयर्स के बारे में आपको बताता हूँ। ये एक फ़ंड है जहाँ पर प्राइम मिनिस्टर इसको एडमिनिस्टर करता है, और इसको ये फ़ंड किस लिए बनाया गया था कि जो कोविड-19 जब आया था तो देश को और ज़्यादा पैसों की ज़रूरत थी कि हम ज़्यादा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे से बढ़ा सकते हैं, लोगों को और हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड कर सके। इसलिए जनता से जनता से मांग की गई थी कि आप अपने हिसाब से आपको जितना लगता है आप एक इस फंड में पैसा ट्रांसफ़र कर दीजिए, वो फ़ंड हम जनता के हेल्थ के ऊपर खर्च करेंगे। तो इसमें बहुत सारे फंड्स लेके आए, लेकिन अपोजिशन पार्टी क्या कह रही है कि यह जो फंड है इसका सही से इस्तेमाल नहीं हो रहा, इसका जो पैसा है वो डाइवर्ट किया जा रहा है हेल्थ के ऊपर नहीं, लेकिन बाकी के जगह पर इसको इस्तेमाल किया जा रहा है। ये जनता के पैसों का गलत इस्तेमाल हो रहा है, ऐसा अपोजिशन पार्टीज़ का कहना है। इसी को लेकर कुछ अपोजिशन पार्टी के जो कुछ मेंबर्स है या फिर जो लोग होते हैं, उन्होंने एज ए पिटिशनर वो गए थे इलाहाबाद हाई कोर्ट में। तो उन्होंने बोला था कि ये पीएम केयर्स फंड राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के अंडर भी नहीं आता और इसका पैसे का गलत इस्तेमाल हो रहा है।
तो आप इसको कुछ चेक कीजिए। लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनकी ये जो प्ली थी, मतलब जो रिक्वेस्ट थी, उसको रिजेक्ट किया गया था और कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ पीएम केयर्स फंड को मतलब इसके ऊपर उन्होंने जजमेंट दिया था कि पीएम केयर्स फंड अच्छे से चल रहा है और उसमें कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है, उसका कोई गलत इस्तेमाल नहीं हो रहा, ऐसा इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा था। फिर ये जो प्ली करने वाले थे, जो लोग जिन्होंने ये पिटीशन इलाहाबाद हाई कोर्ट में डाला था, जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनकी मांगे रिजेक्ट कर दी तो वो पहुंच गए फिर सुप्रीम कोर्ट में और वहाँ पर भी उनको हार मिली, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का डिसीजन सही है, आप इसको लेकर इतना ज़्यादा बवाल मत कीजिए, पीएम केयर्स फंड बहुत अच्छे से चल रहा है और उसका सही इस्तेमाल हो रहा है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। तो ये था कुछ इसका बैकग्राउंड। लेकिन ये इशू मैंने बताया, बस पीएम केयर्स फंड के बारे में आपको इतना ध्यान में रखना है कि ये एक नेशनल रिलीफ फंड के मतलब इन द बैकड्रॉप ऑफ डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 इसको क्रिएट किया गया था डिज़ास्टर को मैनेज करने के लिए, कोविड-19 के लिए, और ये राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के अंदर नहीं आता, इतना ही याद रखना है आपको। देन लास्ट इज़ ये मैंने इमेज कुछ कहाँ से निकाली, इसका बस आपको इतना ध्यान में रखना है कि जो सैटेलाइट लॉन्चर्स होते हैं, लॉन्च व्हीकल्स, तो इसका थोड़ा सा कंपैरिजन है। आप SLV देन सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, देन ASLV इज देयर, देन पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, देन जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, देन मतलब GSLV MK2 एंड GSLV MK3, ऐसे आपने बहुत सारे जो लॉन्चेस होते हैं उसमें देखा होगा। आपको बस इसका असेंडिंग ऑर्डर में इसको आप याद रख सकते हैं, क्योंकि पूछ सकते हैं उसका पेलोड या फिर को हाइट वगैरह ये सब। तो SLV मतलब सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है, इसको स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल भी बोलते हैं SSLV, और सबसे बड़ा होता है वो GSLV MK3 है। PSLV उससे थोड़ा कम छोटा होता है, तो ये याद रखना है आपको। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। एक बटन दबाने से कुछ नहीं जाता, ये वीडियो और ज़्यादा आगे तक जाएगा आपके सपोर्ट से। वी नीड मोर एनकरेजमेंट टू डू मोर। विश यू वेरी गुड डे। थैंक यू सो मच।